अगला जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। अब हम सबसे बड़े डोमेन में आ गए हैं, जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। जैव विविधता का मतलब यहाँ पर जीन विविधता से, जितना डाइवर्सिटी होगी, उस दिन मैंने करंट में भी आपसे इस विषय बात की थी, जितना ज्यादा जीन में विविधता होती जाएगी उतना ही वो क्या होगा, वो फूड चेंज होगी, वो उतनी ज्यादा सर्वाइव करती है, उतनी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। उसकी जो एक बात कहते हैं कि जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को यानी चेंजेस को अडॉप्ट करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी तभी जब जीन पूल यानी कि जो जीन विविधता है वो ज्यादा है। अतः जैव विविधता जो होता है वो किसी भी स्पेसीज के टिके रहने, किसी भी स्पेसीज के आगे बढ़ने के लिए वो प्राथमिक शर्त मानी जाती है। तो जैव विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव जंतुओं एवं पारिस्थितिक तंत्रों के संग्रह से। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये सबसे बड़ी धारणा है, इसके अंदर सब कुछ आ गया। इसके अंदर जो इंडिविजुअल है, जो फैमिली है, कम्युनिटी है, जो इकोसिस्टम है, जो बायोम है, ये सब कुछ क्या सिमट गया, इसी के अंदर आ गया। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातीय विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। राइट, बेसिकली ये तीन प्रकार की होती है। पहले को हम लोग आनुवंशिक विविधता बोलते हैं, दूसरे को हम लोग प्रजाति विविधता बोलते हैं और तीसरे को हम लोग पारिस्थितिक विविधता बोलते हैं। यानी कि जो आनुवंशिक रूप से चल रहा है, हायरार्की में मूवमेंट कर रहा है। सेकंड जो आपकी प्रजाति यानी स्पेसीज जो आपकी विविधता है। थर्ड आपकी पारिस्थितिक यानी कि जो उसका इकोसिस्टम है उसकी जो विविधता है। ये तीन तरह की डाइवर्सिटीज हमारे पास पाई जाती है। अगर हम आनुवंशिक का मतलब होता है जेनेटिक, जो आपका सिस्टम चल रहा है, जीन से वो गुण एक जीन से दूसरे जीन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो यह एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य में एक आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को, एक ही प्रजाति है, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है या कोई भी नस्ल है, तो आपने देखा होगा जैसे पुत्र है तो पुत्र अपने पिता के समान ही, या तो कभी आपने देखा होगा माता पिता के समान ही चेहरा मोहरा, गुण, व्यवहार, बातचीत करने का तरीका क्या होता है, इसी प्रकार होता है। तो इसको हम लोग आनुवंशिक, एक ही प्रजाति में के मध्य में एक आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जैसे आम हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आम के ही गुणों को हायरार्की करेगा। अब आपने देखा होगा इसमें क्या होगा, तमाम तरह का एक ही प्रजाति में विविधता पाई जा सकती है। लंगड़ा, चौसा, सफेदा, दशहरी आ रहा है ना मौका, तो आप देखोगे क्या है, ये आम के अलग अलग उनमें रंग रूप अलग पाया जाएगा, लेकिन ये सब मेन स्पेसीज किसकी है, प्रजाति किसकी कहलाएगी, आम ही कहलाएगा। ये नहीं कहेगा कि लंगड़े को जो है या चौसे को जो है अमरूद कह लें। अमरूद एक अलग जो है वो जीन पूल हो गया। अब उसमें क्या है, इसमें विविधता पाई जा रही है। अगला है प्रजाति विविधता। ये किसी समुदाय में पाए जाने वाले जीवों के बीच की विविधता है। अब समुदाय की बात हो गई, अभी तक इसमें चल रहा था एक प्रजाति, अब क्या हो रहा है, समुदाय में पाए जाने वाले जीवों के बीच की विविधता है। यह जीवों की समृद्धता और प्रचुरता को दिखाता है, ये प्रजाति विविधता है। अगला पारिस्थितिक विविधता। बड़े पैमाने पर जैव समुदायों में विविधता जिनमें प्रजातियां रहती हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र जिनमें ये पाई जाती है, समुदाय रहते हैं, उनके स्तरों में जो है वो आपस में क्रियाएं होती रहती है। जैसे सपोज दैट एक समुदाय, दूसरा समुदाय, तीसरा समुदाय, समझो इसको, एक हिरण का समुदाय है और एक शेर का समुदाय है। ठीक है, तो हिरण और शेर के बीच में कैसा संबंध होगा, पान पराग। ठीक है, कि बारातियों को स्वागत पान पराग से किया जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ये प्रीडेशन होगा, भक्षण कर लेंगे इसको। तो शेर क्या करेगा, हिरण का भक्षण करेगा। कई बार ऐसी प्रजातियां होती हैं जो एक दूसरे को समृद्ध करने का काम करती हैं, या कम से कम एक प्रजाति का आश्रय दूसरे प्रजाति पर निर्भर होता है। तो ये जो है आपस में जो विभिन्न प्रजातियां, समुदाय, उनके समुदाय किस प्रकार इंटरेक्शन कर रहे हैं, इनको हम लोग किसमें, पारिस्थितिक तंत्र में लेकर आते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हिरण और शेर के बीच में यहाँ कैसा सिस्टम बनेगा, प्रीडेशन, भक्षण का संबंध बनेगा। राइट, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक हिरण है, एक बारहसिंगा और खरगोश, तो ये क्या हो रहा है, ये दूसरे से एक दूसरे के साथ कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहे। तो ये दोनों अलग अलग समुदाय हैं, ये एक साथ रह रहे हैं, दोनों जो है वो तीनों जो है शाकाहारी हैं, कोई समस्या नहीं है इनको। ठीक, तो अब जैसे एक बाज है और एक खरगोश है, तो इसमें भी क्या होगा, भक्षण का संबंध हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को फायदा पहुंचाती है। जैसे मान लीजिए फसल है और केंचुआ है, मिट्टी में रह रहा है, तो केंचुआ क्या होगा, बड़े पैमाने पर जो है वो एक जो है निर्माण करता है वर्मी कंपोस्ट का, और वो जो मिट्टी है उनकी एक तरह से जुताई करता रहता है, रंध्रों को बनाए रखता है, पोर्स को, और उसमें क्या होता है, एयर जो है वो मूवमेंट करती रहती है। तो ये क्या संबंध है, लाभकारी संबंध है। कैसा संबंध है, लाभकारी संबंध है। मान लीजिए सर में जू पड़ गई,
तो जू क्या कर रही है, खून चूस रही है, ये परजीवी संबंध है। वो जीवित ही किस पे है, हमारे खून पर जीवित है, तो इसका संबंध कैसा, वो भी एक समुदाय है, आप भी एक समुदाय प्रजाति हो, तो इंटरेक्शन कैसा है। या पेट में कीड़े, सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते, पेट में कीड़े, तो जो पेट में कीड़े होते हैं तो क्या होता है, आपको कैसी खुशी महसूस होती है, आप डांस करते हो, दर्द होना शुरू हो जाता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, पाचन शक्ति जो उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन उस कीड़े को शक्ति कहां से मिलती है, बॉडी के न्यूट्रिशन से, तो वो हमें मारकर अपने आप को जिंदा रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परजीविता बोलते हैं। तो इस तरह की कई इंटरेक्शन जो है वो हमारे इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं, कहीं परभक्षण होता है, कहीं लाभकारी है, कहीं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, इस तरह के हमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हम बेसिकली 4 प्रकार से इनका मापन करते हैं, वी मेजर इट इन 4 टाइप्स, राइट। पहला है आपका बिंदु विविधता, पॉइंट डायवर्सिटी, सेकेंड है अल्फा विविधता, तीसरा है बीटा विविधता और चौथा होता है गामा। यदि हम बिंदु विविधता की बात करें, सबसे छोटा कॉन्सेप्ट होता है बिंदु विविधता में, इसके अंतर्गत किसी स्थान विशेष पर, कोई स्थान विशेष है, आप पॉइंट कर रहे हो उसको, किसी स्थान विशेष पर एक ही केंद्र पर सिंगल पॉइंट है, उस पर पाई जाने वाली प्रजातियों की समृद्धता, यानी आपने एक आइडेंटिफाई किया इस पॉइंट पर जो है वो प्रजातियों की समृद्धता जब मापेंगे तो उसको किसमें लेकर आएंगे, बिंदु विविधता। ये माइक्रो कॉन्सेप्ट होता है, सूक्ष्म कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा होता है अल्फा विविधता, अब ये कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में, ये उससे बड़ा, ठीक है, वो हो गया किसी पॉइंट पर किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की विविधता, ठीक है, प्रजातियों की कितनी ज्यादा डायवर्सिटी पाई जा रही है किसी क्षेत्र विशेष में, उसको किसमें नापेंगे, अल्फा में। बीटा विविधता, बीटा विविधता में किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक, अंडरलाइन करो इसको, संरचनात्मक विविधता को हम बात करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल। पहले क्या था, प्रजातियों की संख्या विविधता, यहां है उनकी संरचना में विविधता, स्ट्रक्चरल चेंजेस, चाहे वो जेनेटिक हो चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, संरचना विविधता को इसमें मेजर करते हैं। अगला है गामा विविधता, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों के मध्य अंतर संबंधों का ज्ञान, ठीक है, हाउ दे इंटरेक्ट टू ईच अदर, किस तरह वो अंतर संबंध है उनके, इसको हम लोग किसमें लेकर आते हैं, गामा विविधता में, गामा डायवर्सिटी में मेजर करते हैं, ठीक है। महत्व क्या है इसका, क्यों मेजर करते हैं इसको, तो जैव विविधता से मनुष्य को तमाम आर्थिक लाभ है, जितना ज्यादा डायवर्सिटी होगी, हम ही खत्म भी कर रहे हैं उसको, तो जैसे खाद्य, ईंधन, औद्योगिक उत्पादन, औषधीय सामान, ये सब किसकी वजह से मिलता है, उसी जैव विविधता से हमें प्राप्त करता है। जैव विविधता किसी राष्ट्र की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, कंजर्व करते हैं हम इसको, राइट। अब अगर हम बात करें जैव विविधता से संबंधित क्षेत्र, अब तो तुम खुद ही मुझे बता सकते हो कि कौन से क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता होगी। क्या इसका संबंध जलवायु से होगा, बिल्कुल होगा। किस हिसाब से मिलना शुरू होगा, बिल्कुल सही बात है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ट्रॉपिकल जोन, जहां पर वाटर वेपर और सनलाइट दोनों का मूवमेंट तेजी से हो रहा है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो आर्द्र कंडीशन पैदा करेगी, और आर्द्र कंडीशन जहां जहां आपको मिल रहा है, गर्मी और आर्द्रता, वो कंडीशन जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छी होगी। भारत में भी आप देखोगे कि जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, या आपका आसाम, या आपका जो है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या होगा, सबसे ज्यादा पर्वतीकृत वर्षा कराएंगे, उष्णता और आर्द्रता दोनों होने की वजह से यहां पर क्या होगा, जर्मिनेशन के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो यहां पर क्या पाया जाएगा, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि उष्ण कटिबंधों की जलवायु शीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु की अपेक्षा अधिक जो होती है वो सुगम होती है, अधिक फिजिबल होती है। उष्ण कटिबंधीय समुदाय शीतोष्ण कटिबंधीय समुदायों से ज्यादा पुराना होता है, ठीक, अतः इनको विकास के लिए ज्यादा समय मिल जाता है, ठीक है। उच्च तापमान व उच्च आर्द्रता ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है और कई जातियों के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं। हमें पता ही है जर्मिनेशन या सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े विशाल वृक्षों तक कहां पैदा होंगे, इसी क्षेत्र में। यहां तक कि आपने देखा होगा, आपने कार्बोनिफेरस युग का नाम सुना होगा, ये वो समय था जब बड़े बड़े जो है वो विशाल वृक्ष पाए जाते थे, डायनासोरों का युग आया, यही वो समय था जब धरती में आर्द्रता सबसे ज्यादा थी। यहां तक कि जो आज की ड्रैगन फ्लाई जो पतंगा पाया जाता था, ये उस समय इतना बड़ा होता था कि हाथी भी उठा ले जाए, इतना विशाल होता था, राइट, कि वो हाथी जितने बड़े जानवर को अपने जो है वो पंजों में दबा कर लेकर निकल जाए।
क्योंकि उस समय जो है आकार क्या हुआ था, बहुत बढ़ गया था जर्मिनेशन की वजह से, उतना आर्द्रता थी, और वही उसी समय की जो लकड़ियां हैं वो आज हमें कोयले के रूप में, ईंधन के रूप में प्राप्त होती है। ये क्षेत्र पूरे वर्ष सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमने देखा सबसे अधिक सूर्य जो होता है वो कहाँ, टॉरिड जोन में ही रन करता रहता है, टॉरिड जोन में चलता है। उष्ण कटिबंधों में परजीवियों व रोगों से अत्यधिक जो है वो दबाव होता है। डेफिनेटली बात है कि भैया जब आपका पेड़ पौधे सब कुछ जनरेट हो रहे हैं तो बैक्टीरिया, फंगस, ये क्षेत्र किसके लिए, मलेरिया के लिए जाना जाता है, डेंगू के लिए जाना जाता है। जीका वायरस कहाँ आया, यहीं आया। एड्स का वायरस यहीं आया। तो वायरसेस, जीवाणुओं के उत्पन्न होने के लिए सबसे बढ़िया जगह यही है। ये किसी एक जाति को प्रभावी करने की आज्ञा नहीं देती, कंपटीशन बना रहता है, नहीं तो एक जाति प्रभावी हो जाएगी, दूसरी जाति को क्या करेगी, नष्ट कर देगी। जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में एक या अन्य प्रभावी जातियां ही हैं, जैसे वहां कनिफेरस फॉरेस्ट जंगलों में देख लो। तो हम लोगों ने कल स्लाइड देखी थी, तो हमने जब वर्षावन देखे तो हमने क्या देखा वहां पर कि ढेर सारे जो है अलग अलग लेयर पाई जा रही हैं, कहीं झाड़ियां हैं, कहीं ऊंचे पेड़ है, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाएगी। लेकिन जब आप कनिफेरस फॉरेस्ट जाओगे तो वहां एक ही प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी, डोमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है, अगला जो है जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी वो सेकंड स्टेज है आपका प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र। अभी हमने बात किया सबसे अधिक संसार में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहां होती है, यहीं पर पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों में जैव विविधता की विशाल मात्रा पाई जाती है। इन्हें समुद्री वर्षावन भी कहते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, क्योंकि यहां पर वर्षावनों के समान सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तीसरा आर्द्र भूमियां। तो आर्द्र भूमियों के विषय में पहले बात कर चुका हूं। आर्द्र भूमियां किसी एक छन्नक के रूप में काम करती है। ठीक है, ये दोनों तरह के जो है इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। कौन सा, लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम, ये दोनों यानी जलीय और स्थलीय दोनों तरह के इकोसिस्टम को क्या करेंगी, ये सपोर्ट करेंगे। राइट। अब भारत में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं, जैसे अष्टमुदी केरल, भितरकनिका भोज सागर एमपी, चिल्का उड़ीसा, हरके झील पंजाब, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, केलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश, ये सब आपको क्या मैंने लिस्ट दे दी है। ठीक है, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या है भारत की प्रमुख आर्द्र भूमियां, याद होनी चाहिए आपको। अब हम अगर ये समझते हैं कि जैव विविधता को खतरा किस बात से, तो जैव विविधता के खतरे की बात करें, किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से कुल उत्पादकता में कमी आ जाती है। राइट, अगर वहां पर हमने बात देखा कि ये जैव विविधता क्या करती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कमी आ जाएगी, जीन पूल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। कारण क्या क्या होता है, सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो है आवासीय क्षति होना, हैबिटेट लॉस होना, सबसे बड़ा कारण। तो जो फ्लोरा और फौना है वो क्या हो रहे हैं, उनके आवासों का नष्ट होते चले जा रहे हैं। विदेशी प्रजातियों का पुनर्स्थापन, अभी जैसे अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अभी हाल में एक बड़ी चर्चा में रहा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो संसार का सबसे बड़ा प्रवाल क्षेत्र है, वो नष्ट हो रहा है बुरी तरीके से। यहां तक यूनाइटेड नेशन ने ये तक कह दिया कि 2050 तक हो सकता है ये केवल किताबों में पाया जाए, ये वास्तव में न रह जाए। जब खोजबीन हो रही है तो पता चल रहा है कि उसके पीछे जो स्टार फिश है वो बड़ा कारण है। अच्छा, ये स्टार फिश यहां पर जो है वो मूल रूप से नहीं पाई जाती। 50-60 के दशक में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इनको एलियन स्पेसीज के रूप में यहां लाया गया, लेकिन धीरे धीरे ये वहीं के कोरल के लिए क्या बन गए, दुश्मन बन गए। राइट। और आज क्या हो रहा है, आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनको नष्ट किया जा सके, क्योंकि ये प्रवालों के नष्ट होने का बहुत बड़ा कारण है। और वहां की जो पूरी इकोनॉमी है उसमें प्रवाल जो इसे ये पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं, मछलियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये नष्ट हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो विदेशी प्रजातियां आ जाती हैं वो वहां की जो जैव विविधता है उनको नष्ट कर देती है। प्रदूषण, राइट, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा कारण है। जैसे इसी बार माना जा रहा है कि अल नीनो के प्रभाव से हिंद महासागर में बहुत बड़ी मात्रा में प्रवाल नष्ट हो गए। एक फसलीय कृषि, जब आप जो है विविधता के साथ बजाय आप एक सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम में जाते हो तब भी आप जैव विविधता को नष्ट कर देते हो। अत्यधिक दोहन, जब आप बहुत अधिक दबाव डालना शुरू कर देते हो, उसके पुनरुत्थान से पहले ही उसका शोषण आप शुरू कर देते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे जंगल में आग लग गई, और झूम खेती, ठीक है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जिसको स्लैश एंड बर्न के भी नाम से जानते हैं, ये प्रमुख कारण है जैव विविधता के नष्ट होने के पीछे। अब रेड डाटा बुक
इस विषय पे हम पहले भी बात कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। उस दिन मैंने बड़े विस्तार से बात किया। कुल 9 कैटेगरीज इसमें होती हैं, ठीक है, जिसमें कि आपकी एक्सटेंट जो अभी तक खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, वनरेबल कैटेगरीज, इंडेंजर्ड कैटेगरीज, ये सारी कैटेगरी पाई जाती हैं। और एक कैटेगरी होती है जिसमें डाटा नॉट अवेलेबल या लीस्ट वनरेबल जो होते हैं वो कैटेगरीज पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ उस दिन मैंने आपको 100 हार्ट बीट क्लब के बारे में बताया था, ठीक है, यानी कि जो क्या नाम है, एमिसन की एक बुक है, उन्होंने बताया कि 100 प्रजातियां ऐसी हैं संसार में जिनकी कुल संख्या 100 से कम हो गई 100 हार्ट बीट क्लब में, ठीक है। ये काफी जो है वो इनकी मात्रा जो है काफी कम होती चली है। जैसे मैंने आपको उस दिन रेड वुल्फ के बारे में बताया, जो आपका रेड जो है राइनो के बारे में बताया जो जावा में पाया जाता है, जावन राइनो। उसी तरह लैमूर के बारे में आपको बताया। ये सब क्या है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो सबसे ज्यादा जिसकी बुरी हालत है इस समय भारत में। इसी तरह जो मैकॉक, लायन मैकॉक हो गया, ये सारे जो हैं वो बहुत ही इस समय बुरी स्थिति में चल रहे हैं। इनकी हालत जो है वो बहुत खराब है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो हम ये पा रहे हैं कि इंडेंजर्ड होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। तो रेड डाटा बुक में जो है वो इनकी प्रमुख श्रेणियों की अगर हम बात करें तो विलुप्त श्रेणी, यानी जाति के अंतिम सदस्य की समाप्ति पर अब कोई शंका नहीं रही। उस दिन भी बताया था, मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। जैसे डोडो, तो 6 स्पेसीज के नाम आपको बताए थे। डोडो पक्षी, तो डोडो क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। उसी तरह अन्य प्रजातियों की अगर बात करें, वन्य में विलुप्त, तो जाति के सभी सदस्य यानी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, अन्य सभी सदस्यों की किसी निश्चित आवाज से पूर्ण रूप से समाप्ति हो चुकी है। फिर गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी, तो जाति के सभी सदस्य किसी उच्च जोखिम की वजह से एक आवाज से शीघ्र जो है लुप्त होने के कगार पे, यानी इनकी बहुत गिनी चुनी संख्या बची है और ये बहुत ही वनरेबल होते चले जा रहे हैं, खतरनाक स्थिति में। नष्ट होने योग्य, वनरेबल, तो जाति के सदस्य किसी जोखिम की वजह से भविष्य में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। अगर इनको सही समय पर नहीं संरक्षण दिया गया तो क्या हो जाएंगे, ये निपट जाएंगे इस संसार से, ठीक है। उसके बाद नाजुक श्रेणी होती है। नाजुक श्रेणी में जाति के आने वाले समय में समाप्त होने की आशा है, राइट। अब यदि हम बात करें तो ये मतलब ऐसे तो अन्य श्रेणियां भी हैं लेकिन वो हमारे लिए उतनी कंसर्न नहीं है। ये श्रेणियां बताती हैं रेड डाटा बुक कि IUCN जो इसको निकालता है, इस विषय में हम बातचीत पहले भी कर चुके हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमें स्थिति पता चलती है। IUCN की इस कारण से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ जब डाटा होगा तब हम उनको संरक्षण के उपाय कर पाएंगे। हालांकि IUCN की ये जो रेड लिस्ट होती है ये बाध्यकारी नहीं है, ये सुझावकारी है, लेकिन इसकी वजह से जागरूकता आती है कि हमारे यहाँ क्या स्थितियां बन रही हैं, राइट। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अब भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय अभयारण्य और उसकी जो दुर्लभ प्रजातियां जैसे मानस, काजीरंगा, गिर, कंचनजंगा, सिमलीपाल, भितरकनिका, दुधवा, केवलादेल, और इनके बारे में मैंने इसमें बताया भी है, हाथी, गैंडा, जंगली भैंसा, कहां कहां कौन कौन सा पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के लिए कभी कभी ये पूछा जाता है कि दुर्लभ प्रजातियां हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं। बाकायदा इराक भरूचा में इसके विषय में दिया है, मैंने वहां से इसको अपडेट भी कर दिया है। इराक भरूचा इंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, जो प्रजातियां होती हैं वहां से लगभग हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट रहा जैव विविधता का, राइट। इस पर पढ़िए, जो इसका फैक्ट फाइल है वो तो खैर हमें देखना पड़ेगा, याद तो हमें करना ही पड़ेगा इसको।